नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज सुबह सुबह मैं आया हूँ क्योंकि उसके पीछे कुछ कारण है। याद होगा कल मैंने वीडियो बनाया था और आप सभी से बोला था कि आप सबका क्वेरी था कि एडमिट कार्ड कब आएगा। तो एडमिट कार्ड को रिलेटेड लेके मैं वीडियो बनाया था और आपको बोला था अगर आज यानी कल शाम के अगर कल शाम को 6 से 7 बजे तक पूरा उनका रिव्यू हो जाएगा, पूरा छटाई हो जाएगा, तब लास्ट रात के 10 बजे, याद कीजिए रात को 10 बजे के पहले आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। अगर 6-7 बजे तक रिव्यू नहीं हो पाएगा तब यानी आज का दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज यानी 8 तारीख, हाँ 8 तारीख के दिन जारी होगा एडमिट कार्ड। लेकिन रिव्यू कल शाम को ही पूरा हो गया और आपको पता हो 6 बजे रिव्यू पूरा हुआ और 7:30 7 से 7:30 के बीच में हिंदी का आया। अगर आपने नोटिस किया होगा तो हिंदी का आया 7 से 7:30 के बीच और एसएसटी का फाइनली आया 9:30 के बीच। 9:30 10 के पार एसएसटी और हिंदी नहीं गया। आप लोग टाइम जाके देख लीजिए, 10 बजे का पहले एसएसटी भी आ गया और हिंदी भी आ गया। तब आप मान गए होंगे कि जो खबर मैंने दिया था उसमें कुछ तो कुछ सच्चाई थी। ऐसे ही मैं आकर दूसरे लोग जैसा ऐसे आकर मैं ऐसे ही व्यू बटोरने के लिए नहीं बोल दिया। मुझे खबर मिली थी इसलिए मैं पोर्टल पे आया और मैं बोला, ठीक है। वो हो गया, एडमिट कार्ड तो जारी हो गया। अब हमारे पास सबसे बड़ी चुनौती है कि हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें। और एडमिट कार्ड में देखिए, सबसे पहले एडमिट कार्ड को अच्छे से पढ़ लीजिए। जो इंस्ट्रक्शन दिया रहता है वो ऐसे ही नहीं दिया रहता, उनको भी शौक नहीं है इतना लिखने का। इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लीजिए। और जो एडमिट कार्ड के लिए 1 पेज का नोटिस आया है, सब चीज़ लगभग उसी पे है। एडमिट कार्ड का इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ना चाहते मत पढ़िए, लेकिन जो नोटिस आया है उसमें पढ़िए। उसमें दिया हुआ है कि 1.5 घंटा पहले आप एग्ज़ाम के, यानी अगर 9 बजे से एग्ज़ाम है तो आपको कितना बजे पहुंचना होगा, 7:30। आप 7 बजे तक ही पहुंच जाइए पहले, क्योंकि आधा घंटा 45 मिनट पहले उनका गेट भी बंद हो जाएगा। और बोला गया है ओरिजिनल आपको आईडी कार्ड, ओरिजिनल आईडी कार्ड यानी जो आपने फॉर्म भरते समय आपने लगाया है, लाइक आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, जो भी आपने लगाया हो वो ओरिजिनल होना चाहिए। और ओरिजिनल के साथ साथ एक उसका फोटो कॉपी भी होना चाहिए। मान लीजिए मैं आधार कार्ड ले गया तो एक आधार कार्ड का फोटो कॉपी भी करा लिया। और सबसे जो बच्चे भूल जाते हैं वहां पे 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी चाहिए। वहां क्या 2 पासपोर्ट साइज आप फोटो भी साथ में अपने ले जाएंगे कैरी करके, क्योंकि वहां जाने के बाद फिर आपको परेशानी नहीं होगी। वरना ये सब सामान नहीं रहता तो पता होगा आपको कि बाद में भाग दौड़ मचने लगता है। तो भाग दौड़ से बचने के लिए सब काम आज ही कर लीजिए, कल ही कर लीजिए। 2 पासपोर्ट साइज फोटो, एक ओरिजिनल वैलिड आधार कार्ड या जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स हो, और एक उसका जीरोक्स, ये तो मस्ट है। इतना चीज है। उसके बाद एडमिट कार्ड प्रिंट करवा करके आपको ध्यान होगा कि 4 पेज में एडमिट कार्ड निकला हुआ है, जिसमें से जो फ्रंट का 2 पेज है वो जरूरी है। एक तो आपका एडमिट कार्ड है और दूसरा क्या है, अटेंडेंस सीट है। अटेंडेंस सीट बहुत लोग सोचेंगे एडमिट कार्ड है ऊपर वाला निकलवा लेते हैं, बाकी तो बकवास। ऐसे नहीं, बाकी एग्जाम में रहता था 1 पेज एडमिट कार्ड, बाकी सब इंस्ट्रक्शन रहता है उसको हम लोग स्किप कर देते थे। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात, इसमें अटेंडेंस सीट भी साथ में दे दिया है। तो उस चीज को आपको खास करके स्पेशली निकलवा के, जितना इंस्ट्रक्शन है चाहे तो आप नहीं निकलवाए, बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको आप लोग जरूर निकलवाए। उसके बाद जल्दी से हम वीडियो खत्म करेंगे बोल के स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखिए, जितना पढ़ाई होना था अब हो गया। अब बीता हुआ कल को हम नहीं पढ़े या क्या किए याद करके अपना सामने का जो भविष्य एग्जाम है उसको खत्म करने की आवश्यकता नहीं है। जो बीत गया सो बीत गया, तैयारी हुआ या नहीं हुआ, अब जितना हुआ है उसको कैसे इंप्लीमेंट करें। मान लीजिए मेरे पास कम नॉलेज है, उसको कैसे इंप्लीमेंट करें। ये बात से भी पहले मैं बताना चाहता हूँ, कुछ भाई बहनों का मैसेज आ रहा है, सर मेरे पास प्रेजेंटिंग के स्किल बहुत अच्छा है, फ्लो चार्ट मैंने बनाया हुआ है, बहुत सारा अलग अलग चीज़ बनाया हुआ है, लेकिन सर मेरा राइटिंग थोड़ा खराब है। तो देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि राइटिंग मैटर नहीं करता, राइटिंग मैटर करता है, लेकिन उतना मैटर नहीं करता है कि आपके नॉलेज के साथ तो समझौता कर देते। देखिए, आयोग के पास बैठे हुए बहुत ज्ञानी लोग हैं और एक एक शब्द आपकी पढ़ी जाती है वहां पे। अगर ऐसा आपने लिखा है जो विजुअल हो, जैसे कुछ का कुछ दिख रहा है कि आपने कुछ ही लिखा है, बहुत का बहुत ही लिखा है,
तब आपको समस्या लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका राइटिंग डॉक्टर स्टाइल वाला, जैसे डॉक्टर लोग लिखता है, अगर वैसे आपने लिखा हुआ है तो फिर वो जानबूझ के कोई नंबर नहीं काटता। मान लीजिए मैं टीचर हूँ, हर साल बोर्ड का एग्जाम चेक करता हूँ, तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं राइटिंग बहुत अच्छा होता है, कुछ होता है जो पढ़ने में ही नहीं आता, फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं कि पढ़ के बेचारा जो लिखा है उसका नंबर ना कटे। जो वहां चेक करने के लिए बैठेंगे इवेल्युएटर और इवेल्युएशन करने के लिए आपकी कॉपी, तो वो भरसक प्रयास करेंगे कि आपका एक एक नंबर जो आपने सही लिखा है उसका वो दे दे। लेकिन सवाल है कि उनको पढ़ने में भी तो आए ना, कि आपने अगर मान लीजिए कि परिस्थितिकी पे, इन्वायरमेंट पे कोई क्वेश्चन आया है तो इन्वायरमेंट के बारे में जो लिखा है वो तो पढ़ सके ना। अब वो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं तो उस पर क्या कोई नंबर देगा। मैं नहीं बोलता कि राइटिंग इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके वो सिलेक्शन के बीच में एक दीवार खड़ा कर दे। ठीक है, तो इसको लेकर चिंतित नहीं होना। आपका अगर विजुअल है थोड़ा, अगर उतना अच्छा, क्योंकि हर कोई परफेक्ट नहीं होता, हर कोई, मेरा ही राइटिंग अच्छा नहीं है, लेकिन ये है कि लोग सामने वाले पढ़ लेते हैं अगर मैं लिखता हूँ तो। मेरा भी राइटिंग अच्छा नहीं, वैसे तो घबराने वाली जरूरत नहीं है, बहुत पैनिक मत होइए। जो एग्जाम है उस पर फोकस दीजिए, जिनका हो गया तो हो गया, लेकिन आने वाला जो फिजिकल एजुकेशन है, म्यूजिक वगैरह जो एग्जाम है, और एसएसटी हिंदी का, उनके लिए खास करके संदेश है भाई, एग्जाम हॉल में जाइए तो आप क्वेश्चन मेंस है, पीटी नहीं है कि आप टू द पॉइंट डायरेक्ट कर दीजिएगा, लेकिन आपको ध्यान रहे 125 शब्द में अगर पूछ रहा है तो 125 से 130 कर सकते, 120 कर सकते, ये नहीं कि 150-200 में उसका जवाब देने लगे, क्योंकि उतना ही वो टाइम आपको एक क्वेश्चन के लिए देगा जितना उसको वर्ड जरूरत है। मान लीजिए 125 नंबर का, 125 वर्ड का कोई क्वेश्चन है, आप उस पर 250 दे रहे हैं, तो बाकी क्वेश्चन का तो टाइम आप इसमें ले रहे हैं ना, बाकी क्वेश्चन का तो टाइम आप इसमें आपका खा जा रहा है। तो आप एक एक दो दो करके काउंट नहीं, एक अनुमान लगा लीजिए कि आप एक लाइन में कितना लिखते हैं। ठीक है, एक लाइन में मान लीजिए 4 शब्द लिख रहे हैं, 4 शब्द लिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर 8 लाइन का एक पेज, 8 लाइन एक पेज में आप लिख रहे हैं, तो 8 चौका 32 हो गया, 32 शब्द आप एक पेज में लिख पा रहे हैं। ऐसे अनुमान लगा के, और शब्द काउंटिंग में ध्यान लिखिएगा, है हो गया, की हो गया, ये सब काउंट नहीं होता है कि, क्योंकि ये सब काउंट नहीं होता है। शब्द वो होता है जो उस सेंटेंस को वेटेज दे, वो शब्द काउंट होता है। आपको आज हम बता देते हैं, लोग काउंट कर लेते हैं, हो गया, की हो गया, तो हो गया, चुकी हो गया, ये सब शब्द काउंट नहीं होता है। ठीक है, जो वेटेज दे सेंटेंस को वही शब्द काउंट होता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। एक आदर्श उत्तर कैसे लिखा जा सकता है? एक आदर्श उत्तर लिखा जा सकता है कि आप एक स्ट्रक्चर वे में, सबसे पहले क्वेश्चन आए तो उसको अंडरलाइन कीजिए, और पुछल्ला शब्द आपने नाम सुना होगा। पुछल्ला यानी कोई सेंटेंस पूछ रहा है, जैसे वर्तमान में बढ़ती पर्यावरण समस्या की समीक्षा कीजिए, विवरण दीजिए, या स्पष्ट कीजिए, ऐसे ऐसे शब्द, ये पुछल्ले शब्द होते हैं। तो आपको ध्यान, अगर सम आलोचना पूछ रहा है तो आपको आलोचना और जो पक्ष अभिपक्ष दोनों बातें बतानी होंगी। स्पष्ट पूछ रहे हैं तो सिर्फ आप उसको स्पष्ट कीजिए, एक्सप्लेन। बहुत लोग मैं देखता हूं, या बहुत लोगों के साथ कॉमन समस्या होती है, वो समालोचना पूछ रहा है और वो स्पष्ट करने लग जा रहा है, उसमें निगेटिव पॉजिटिव पक्ष दे ही नहीं रहे, तो वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप सबसे पहले पुछाला शब्द को अंडरलाइन कीजिए, पूछ किसके बारे में रहा है, क्या पूछ रहा है, टाइप्स। एक होता है कि इन्वायरमेंट बढ़ती समस्या पर इन्वायरमेंट में क्या मतलब यही इसी टाइप का कि वर्तमान में बढ़ती समस्या पर इन्वायरमेंट को स्पष्ट कीजिए। एक हो जाता है बढ़ती समस्या पर किन किन कारणों से या किस किस प्रकार की पर्यावरण समस्या आ रही है उसको स्पष्ट कीजिए। एक सिंपल सा हो गया, पर्यावरण को आपने स्पष्ट कर दिया जो सामान्य वर्तमान में प्रॉब्लम आ रही है। और एक होता है कि उसमें किस किस कारणों से, तो आप जो जो कारण है उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो उसको अंडरलाइन जब तक आप नहीं करेंगे, क्वेश्चन को 2 भाग 3 भाग में नहीं तोड़ेंगे, आप उसको नहीं समझ पाएंगे। आप क्वेश्चन को 2-3 भाग में तोड़िए, क्या क्या पूछा है वो लिखिए। ये तो बेसिक बातें आपने तैयार की होगी, सबने बताया होगा, मुझे भी इतना पता था, मैंने आपको बता दिया। लास्ट समस्या, एक आदर्श आंसर का फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए। सब कोई बताता है, इंट्रोडक्शन लिख दो, मेन बॉडी लिख दो, कंक्लूजन लिख दो। देखिए, हर क्वेश्चन कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन वगैरह डिमांड नहीं करता है, कहीं कहीं अपवाद भी होता है, तो आप उस चीज को ध्यान में रखेंगे। लेकिन एक आदर्श उत्तर के लिए सबसे पहले आप
परिचय दीजिए। परिचय में ऐसा होना चाहिए कि आप 3 लाइन 4 लाइन में परिचय ऐसा होना चाहिए कि पूरा जो आप लिखने वाले हैं पूरा आपका आंसर का एक सार दे दे। ठीक है, आप महात्मा गांधी के योगदान के बारे में अगर मान लीजिए पूछा इतिहास में कि विवरण दीजिए, तो महात्मा गांधी के थोड़ा सा सिद्धांत भी इंट्रोडक्शन में दिखा दीजिए, थोड़ा सा उनका जीवन परिचय भी दिखा दीजिए, और वो मतलब अहिंसा नॉन वायलेंस को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन इंट्रोडक्शन में 4-5 लाइन में कर दीजिएगा। और कौन कौन सा मतलब एक टाइम लाइन की उसको गांधीवादी काल कहते हैं, ये सब चीज़ अगर इंट्रोडक्शन में आप 4-5 लाइन में सब चीज़ उनके बारे में अगर बता देते हैं, जो जिसका उन्होंने सहारा आज़ादी के आंदोलन में लिया, तो फिर इंट्रोडक्शन पढ़ते ही सामने वाला जो परीक्षक होगा समझ जाएगा कि आप क्या क्या देने वाले हैं, उसमें इनपुट देने वाले हैं, और उसके अनुसार वो पॉजिटिव पहले ही आ जाएगा। अगर आपने पहले ही महात्मा गांधी के योगदान के बारे में पूछ रहा है, आप उनके माता पिता के नाम लिखने लग जाएं, और वो कहाँ से केस लड़ रहे थे गुजरात में वो लिखने पड़ जाए, पूछ रहे भारत के आंदोलन के बारे में, आप एक्सप्लेन करने लग जाएं, वो नेल्सन अफ्रीका वाला उनका यात्रा ट्रेन से ढकेल दिया, वो वाला यात्रा के एक्सप्लेन कर दिए, तो फिर वो आपका आंसर रिलेवेंस नहीं हुआ। ट्राई कीजिए कि जो क्वेश्चन पूछा है उसके इर्द गिर्द ये विषयांतर नहीं होना है। अगर उनका आज़ादी में योगदान पूछा है तो योगदान आज़ादी का ही लिखना है। अगर उनके सिद्धांत के बारे में पूछा है तो योगदान थोड़ा सा आएगा, सिद्धांत पे ज़्यादा फोकस रहेगा। अगर सिद्धांत पूछा आपने योगदान पूरा लिख दिया, सिद्धांत का उनका पते नहीं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। इस बात को विशेष कर ध्यान देंगे। इंट्रोडक्शन हो गया, मेन बॉडी में मैंने बताया ना कि टाइप्स हो गया, प्रकार हो गया, ऐसे ऐसे कुछ कुछ है। जैसे योगदान के बारे में महात्मा गांधी के पूछा तो किस कौन कौन से आंदोलन में भाग लिया, उनका क्या क्या चरण है, उसमें क्या क्या घटनाएं हुई, वो मेन बॉडी का हिस्सा हो गया। और एक लास्ट में एक छोटा सा कंक्लूजन 3-4 लाइन का होना चाहिए, जो हमेशा क्या करे, वे फॉरवर्ड दिखाए। कंक्लूजन हमेशा रहना चाहिए जो आगे की राह दिखाए कि आज़ादी हुआ तो आज हम वर्तमान में कहाँ हैं, उससे हमें क्या सीख मिली है। और महात्मा गांधी के सिद्धांत के बारे में पूछ रहे हैं तो उस सिद्धांत से वर्तमान में हम क्या सीख लेते हैं, ये होनी चाहिए एक स्ट्रक्चर। और मतलब कहते हैं ना, होलिस्टिक अप्रोच अपना के एक आंसर राइटिंग जिससे परीक्षक प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए। ठीक है, उम्मीद है कि सभी लोग मेरी बातों को समझे होंगे, क्योंकि टाइम कम है। मैं स्कूल जाने के लिए रेडी होकर बैठा हूँ, मैं स्कूल निकलूँगा तो फिर आपसे हो सकता है तो स्ट्रेटजी के बाद जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो रिजल्ट के बारे में मुझे जैसे ही न्यूज़ मिलेगी मैं आपके सामने रूबरू होऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। अगर वीडियो में कुछ कमी हो गई तो कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं सारे को कमेंट देखता हूँ, इवन रिप्लाई भी देता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।